हाय दोस्तों, सी टेट के एग्जाम्स में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, इसलिए हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लेते हैं ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन हम लोगों से छूट ना पाए। ठीक है, चलिए एक वीडियो को यहाँ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे होंगे कि ऋग्वेदिक मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी। ठीक है, मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करूँगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर बताते चलूँगा। आप लोग सभी अच्छी तरह से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी। तो ऋग्वेदिक जो काल है अब से लेकर के 3500 वर्ष पूर्व जो है इसकी रचना की गई थी। कितने साल पहले? 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी। और ऋग्वेद में टोटल कितने होते हैं? 4 वेद हैं, जिसमें से ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ऋग्वेद जो है उसमें किस भाषा में वो लिखी गई है। तो ऋग्वेद जो है वो लिखा गया था संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक, ये वेद में जो है इसमें जो है पूजा पाठ ये सब के बारे में यहाँ पर बताया गया था। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। यहाँ पर हमसे नेगेटिव आंसर पूछा है। क्या पूछा है? नेगेटिव जो नहीं है। बौद्ध के जो है त्रिरत्न दिए गए थे, तीनों रत्न में से इस ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो देखिए, बौद्ध द्वारा दिया गया त्रिरत्न में से पहला था बौद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। ठीक है, ये 3 दिया गया था बौद्ध के द्वारा। तो यहाँ पर बुद्ध होगा, धम्म होगा और संघ होगा। अहिंसा जो है यहाँ पर नहीं है, अहिंसा इसका पाठ जो है त्रिरत्न का पाठ नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो है बौद्ध के द्वारा त्रिरत्न भी जो है दिया गया था बौद्ध के द्वारा। विनय पिटक, धम्म पिटक और सुत्त पिटक। पिटक भी कितने थे? 3 थे। और त्रिरत्न भी थे। त्रिरत्न कौन थे? बौद्ध, धम्म और संघ। और अगर आपसे पिटक पूछेगा, त्रिपिटक कौन कौन से थे, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, मैंने दोनों बताइए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को एग्जाम्स में मिलेगी। ठीक, और इसी में पूछेगा कि विनय पिटक में क्या बताया गया है। तो विनय पिटक में बौद्ध और उनके जो अनुयायी थे, संघ थे, बौद्ध संघ का जो रहन सहन का जो नियम था वही इसमें बताया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म और उनके संघ का जो है रहन सहन का जो नियम है वही बताया गया है किसमें? विनय पिटक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। ठीक है, तो देखिए अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 में किया गया। अनटचेबिलिटी का जो यहाँ पर पहले चलता था भारत में, उसको यहाँ ख़त्म किया गया है अनुच्छेद आर्टिकल 17 में। ठीक है, तो ये किस अधिकार के तहत आता? मौलिक अधिकार जो है किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो अनटचेबिलिटी जो है वो आता था शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आता था। ठीक है, तो जिसको ख़त्म करके इसको जो है यहाँ पर हटा दिया गया। अब यहाँ से जो है इसके प्रति कानून बन गया। अगर कोई यहाँ अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है तो उसको कानूनी सजा हो जाएगी। ठीक, इसी में जो है और 19 जो आर्टिकल 19 है वो है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 में है। और 19(1) में जो है इसी में प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, इसी में और एक आर्टिकल है 21 जो है जीने का अधिकार। जीने का अधिकार, खाना पीना रहना ये सब क्या है? जीने का अधिकार है, जो आर्टिकल 21 में है। इसी तरह एक और है आर्टिकल 22 जिसमें क्या है? अगर पुलिस आपको जो है पकड़ कर ले गई है तो आप उसको जो है परिवार को बताना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है उसके वकील रखने का उसको अधिकार देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो एग्जाम्स में पूछने की संभावना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें किसका उल्लेख नहीं है? ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो संविधान में नहीं लिखा हुआ है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के नाम ये तो लिखा हुआ है। सरकार का ढांचा कैसा होना चाहिए ये भी लिखा हुआ है। राजनीतिक दलों के नाम ये नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पार्टी है, जैसे कि बीएसपी हुआ, बीजेपी हुआ,
और कांग्रेस हुआ, ये सब पार्टी का नाम उसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी पार्टी का नाम उसमें नहीं लिखा हुआ है। नागरिकों का अधिकार क्या क्या है ये सब लिखा हुआ है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, वो सब उसमें लिखा हुआ है। तो हमसे पूछा था कि क्या नहीं लिखा गया, तो यही राजनीतिक दलों के नाम जो है वो नहीं लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजनीतिक दलों के नाम जो है वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, चलिए इसी से क्वेश्चन है कि भारत का संविधान जो है कब जो है उसको लागू किया गया था, तो लागू किया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक, और इसी को सवाल घुरा के पूछता है कि कब उसको अधिकृत किया गया था, एक्सेप्ट कब किया गया था, तो वो होता 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। और लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, चलिए, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे जो लिख रहे थे उस समय, वो कौन थे, वो थे भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव जी थे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी मैंने डिस्कस कर दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। अभी मैंने तुरंत बताया भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। तो देखिए भारतीय गवर्नर जनरल, मैं यहाँ जो जितने भी थे मैं वो बता दूँ इम्पोर्टेंट। सबसे पहला जो बंगाल का पहले क्या होता था, गवर्नर होता था, बंगाल में गवर्नर होता था। बंगाल के गवर्नर कौन था, क्लाइव। कौन था, क्लाइव। इसके बाद पूछा जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था गवर्नर जनरल हेस्टिंग। कौन था, हेस्टिंग। अब बंगाल का गवर्नर जनरल के बाद अब वही बन जाता है भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो बेंटिंग। कौन था, बेंटिंग। ठीक, अब यही भारत का गवर्नर जनरल अब क्या बन जाएगा, भारत का वायसराय। भारत का वायसराय ये कौन था, भारत का वायसराय था कैनिंग। कौन था, कैनिंग। भारत का वायसराय कैनिंग। ठीक, ये भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। अब यहाँ से पद जो है ख़त्म होने लगता है क्योंकि अब भारत यहाँ से आज़ाद होने लगता है। तो इसी से सवाल आएगा कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो वो था भारत का अंतिम वायसराय था माउंटबेटन। कौन था, माउंट बेटन। ठीक, माउंट बेटन। अब इसी के बाद आएगा जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो अंतिम भारतीय जो था, पहला या अंतिम जिसको बोलिए, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, वो था सी राजगोपालाचारी। प्रथम भी थे और आखिरी भी थे इसके, क्योंकि इसके बाद ये वाला पद जो है वो हटा दिया गया था क्योंकि यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने लगा था। ठीक है, तो यहाँ से जो है सी राजगोपालाचारी जो है एकमात्र गवर्नर जनरल थे। ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर बने हैं। देखिए पूरा पाषाण पूछा है, टोटल कितने पाषाण, 3 हैं। एक पूरा पाषाण, एक मध्य पाषाण और एक है नव पाषाण। ठीक, तीनों से क्वेश्चन पूछा है। इनका टाइम पीरियड, पूरा पाषाण जो है वो 20 लाख से 12,000 वर्ष तक, और मध्य पाषाण 12,000 से लेकर 10,000 तक, और नव पाषाण 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा साल तक कौन सा पाषाण चला था, तो वो है पूरा पाषाण जो है ज़्यादा वर्षों तक चला था। अब पूछा जाता है कि कौन से पाषाण में जो है छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे जिसको माइक्रोलिथ बोलते हैं, वो है मध्य पाषाण में। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन किस साल में हुआ था, तो वो भी हुआ था जलवायु परिवर्तन इसी में हुआ था जिसमें घास का मैदान जन्म लेने लगे थे। नव पाषाण जिसमें पहिया का आविष्कार होने लगा, घर आविष्कार होने लगा और रहने का जो बस्ती बनने लगा, वो सब नव पाषाण में होने लगा। तो यही पूछ रहा है कि पूरा पाषाण स्थल जो है, पूरा पाषाण स्थल के चूना का पत्थर कहाँ से मिला है। तो देखिए चूना का पत्थर जो मिला था वो कहाँ से मिला था, हुसंगी से। कहाँ से मिला था, हुसंगी से। जो है हुसंगी कहाँ है, हुसंगी है कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है हुसंगी है, यहीं से मिला था चूना का पत्थर। ठीक है, चलिए कोल्डिहुआ से क्या मिला था, कोल्डिहुआ से चावल के अवशेष मिले थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी।
कौन जो है वहाँ पर भारत को, जो पहले क्या हुआ था, भारत जो था वो अलग अलग रजवाड़े में जो डिवाइड था, तो जब भारत आज़ाद हुआ तो इन सारे राजाओं को एक करने के लिए कौन जो है वहाँ पर मुख्य भूमिका निभाया था, क्योंकि वो सब अलग अलग अपना राज्य चाह रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो भूमिका निभाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय का गृह मंत्री थे, उन्होंने ही जो है पूरे भारत के रजवाड़े को एक करने का यहाँ पर काम किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। देखिए दोस्तों, मैं इतने सारे वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया एक लाइक शेयर, और अगर वीडियो अच्छा लगे और चैनल अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार शासित प्रदेश और स्थानीय सरकार निकाय। तो देखिए समवर्ती सूची में जो है वो कौन आता है। समवर्ती सूची मतलब होता है दोनों का मिला जुला सहयोग, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का सहयोग जिससे होता है उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन किस में है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के ही काम करते समवर्ती सूची में कार्य करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए भारतीय संविधान जो था उसके मसौदा समिति के अध्यक्ष थे वो बी.आर. अम्बेडकर जी थे, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था, 1891 में। किस जाति में हुआ था, महार जाति में। किस में हुआ था, महार जाति में उनका जन्म हुआ था। और वो लंदन कब गए थे बैरिस्टर बनने के लिए, 1919 में जो है वो लंदन गए थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये हो गया। सी राजगोपालाचारी भारत का अंतिम और प्रथम जो है वो गवर्नर जनरल थे। राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और जवाहरलाल नेहरू कौन था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, 18वीं सदी के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होने लगा था। 18वीं सदी मतलब 1700 से लेके 1800 ईस्वी के बीच में। तो मौली खुर्शीद खां जो था उस समय जो है मुगल काल से अलग होकर के अपना एक राजधानी बनाया था, उसका नाम था मुर्शिदाबाद। कौन था, मुर्शिदाबाद अपना यहाँ राजधानी बना लिया था जो मुगल से अलग हुआ था। तो पहला कौन था जो बंगाल के धीरे धीरे मुगल से अलग हुआ था, जिसको नवाब अब यहाँ से बोला जाने लगा, वो था मुर्शिद कुली खां। इसका देखिए कौन कौन है, पहला था मुर्शिद कुली खां, इसके बाद जो बंगाल का नवाब बनता है वो अलीवर्दी खां, इसके बाद जो बनता है वो बनता है सिराजुद्दौला, इसके बाद जो बनता है वो है फिरोज शाह, फिरोज शाह नहीं, मिर्जाफर माफ कीजिएगा, मिर्जाफर बनता है। ठीक है, आपसे अगर पूछेगा ये सजाने के लिए तो सबसे पहले बंगाल का जो था नवाब मौली खुर्शीद खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, इसके बाद मिर्जाफर। ठीक है, सिराजुद्दौला वही है जो प्लासी का युद्ध में क्या हुआ था, पहली बार जीता था सन 1757 में। ठीक है, क्लाइव के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे हैं, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका विश्लेषण किया था कि कौन सा अवधि सबसे ज़्यादा साल तक चला था। तो देखिए पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख से लेकर के 12,000 वर्षों तक चला था। मध्यकाल 12,000 से लेकर 10,000 तक साल चला था। और नवपाषाण जो है वो चला था कब तक, 10,000 वर्ष तक पूर्व तक चला था। ये महापाषाण काल जो है वो भारत के दक्षिणी हिस्से में जो है वहाँ महापाषाण काल चला था, जो 15,000 जो है 1500 साल पहले की बात है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे लंबा पीरियड किसका है, वो है पूरा पाषाण काल का है, पूरा पाषाण काल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई थी। पांडुलिपि मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, जो चीज़ हाथ से लिखते हैं उसको बोला जाता है पांडुलिपि। तो पहले के ज़माने में जो पांडुलिपि जो है वो किस पर लिखा जाता था, ताड़ के पत्ता पर या बुर्ज की खाल पर। बुर्ज नाम का एक पेड़ है कश्मीर में जो मिलता है ठंडे प्रदेश में, और ये ताड़ के पत्ता पर जो है वो हाथ से लिखा जाता था।
तो वही पूछ रहा है कि सबसे पुरानी पांडुलिपि किस पर लिखी गई थी, तो ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। ठीक है, या अगर यहाँ बुर्ज की खाल रहता तो वो भी आंसर हो जाता। ताम्रपत्र इसी को बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। अजंता की गुफा जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के कहाँ है, औरंगाबाद जिला में है। ठीक, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में जो ये अजंता गुफा बना हुआ है, उसमें जो पेंटिंग किया हुआ है, दीवारों पर जो पेंटिंग चित्र बनाई गई है, उसमें किस चीज़ का यूज हुआ है, पशु अंगों का, ग्रेफाइट का, पौधे खनिज का या स्लेट का। तो उसमें जो कलर का यूज है वो पौधा और खनिज का यूज उसमें किया गया, उसी का मिक्सचर बना करके उसमें उसको पेंटिंग किया गया है। ठीक है, अजंता और एलोरा जो नाम है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो बहुत फास्ट है और कोई एक बच्चा है जो वीक है या किसी कारण से वो अलग है, तो क्या इसको अलग अलग क्लास में पढ़ाया जाएगा? नहीं, इन दोनों को एक साथ में जो है क्लास में शिक्षा दिया जाता है। इसी को बोला जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर समावेशी शिक्षा। इसी को बोला जाता है कि सभी प्रकार के विभिन्न बच्चों को एक कक्षा में ही पढ़ाने को बोला जाता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा समावेशी शिक्षा। क्यों? क्योंकि अगर जो कोई डिफिशियंसी वाले बच्चा है उसको अगर अलग कर दिया जाए तो उसके मन में हीनता की भावना आ जाएगा। इसीलिए क्या होता है, सभी को एक साथ पढ़ाया जाता है ताकि किसी को जो है अलग फील ना हो, तो उसी को बोला जाता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की आखिरी क्वेश्चन थी। आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे जितने भी क्वेश्चन रोज़ मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सभी को वहाँ पर क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।